वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कराने वाली हूँ। मैंने इस चैप्टर का एक हैंडमेड नोट्स बनाया है। आई होप आप लोगों को ये नोट्स पसंद आए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मेरे बनाए नोट्स आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 8 मनके तथा हस्तियाँ। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। पहले इतिहासकारों द्वारा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। पहले के जो इतिहासकार थे वो मानते थे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मिस्र की जो सभ्यता है और चीन की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है। लेकिन 1920 में सभ्यताओं के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। इसे भी विश्व की प्राचीन सभ्यता माना गया। 1920 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और इन सब के साथ इसे भी एक प्राचीन सभ्यता माना गया। यह कि यह सभ्यता सिंधु नदी के पास अस्तित्व में आई, इसलिए इसे सिंधु घाटी भी कहा जाता है। ये सिंधु नदी के पास हमें प्राप्त हुई, इसका अस्तित्व हमें मिला, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की पहली जानकारी कब प्राप्त हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की पहली जानकारी सबसे पहले 1826 में एक अंग्रेज यात्री चार्ल्स मैसन को मिली थी, जब उन्होंने हड़प्पा के पुराने टीलों को देखा। हालांकि उस समय उन्होंने इसकी ऐतिहासिक गहराई को नहीं समझा। इसके बाद 1850 के दशक में रेलवे लाइन बिछाते वक्त भी हजारों पुरानी ईंटें मिली, जिन्हें मजदूरों ने साधारण पुरानी ईंटें समझकर इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने भी इसकी गहराई को, इतिहास को नहीं समझा। लेकिन इस सभ्यता की वास्तविक और वैज्ञानिक खोज 1921 में हुई थी, जब भारतीय पुरातात्विक दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की व्यवस्थित खुदाई शुरू की और दुनिया को इस महान प्राचीन सभ्यता के बारे में बताया। यह 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल्स के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में और किसके द्वारा और कौन से साल में हुई, तो इसे याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नाम के स्थान पर, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की जो खोज है, एक जगह का नाम था हड़प्पा, वहाँ पे हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख गया। ऐसा ही इसमें भी, और सिंधु घाटी सभ्यता भी इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पे बसी हुई है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का मुख्य काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसका जो काल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता अपने निर्वाह विभिन्न तरीकों से करते थे अपना जीवन यापन। सबसे पहले तो वो कृषि के द्वारा करते थे, सेकंड है पशुपालन के द्वारा करते थे, वो व्यापार भी करते थे और शिकार भी करते थे। इन 4 तरीकों से वे अपना निर्वाह करते थे। इसमें सबसे पहले हमारा कृषि। हड़प्पा लोग खेती बाड़ी में बहुत उन्नत थे। इनकी कृषि व्यवस्था की मुख्य बातें हैं, वह खेती बाड़ी में बहुत आगे थे, उन्नति करते थे। पहली है मुख्य फसलें। हड़प्पा वासी जो थे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल उगाते थे। इसके अलावा गुजरात के स्थलों से बाजरे के दाने भी मिले। इससे यह पता चलता है कि वह लोग बाजरे का भी उगाते थे। दुनिया में कपास की शुरुआत। हड़प्पा सभ्यता से ही दुनिया में कपास की शुरुआत हुई। कपास यानी कॉटन। हड़प्पा के लोग दुनिया के सबसे पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाना शुरू किया। इस कारण यूनानी लोग इस क्षेत्र को स्वीडन भी कहते थे। नेक्स्ट है खेती के औजार और हल। खेतों को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के बने हल के खिलौने हरियाणा के बनावली और चोलिस्तान से मिले हैं, जो यह साबित करते कि वह हल से भी परिचित थे। इनसे पता चलता है कि वो लोग हल से भी परिचित थे, हल का भी वो लोग प्रयोग करते थे हड़प्पावासी। बैलों का उपयोग। हड़प्पावासी जो थे वो बैलों का भी प्रयोग करते थे। मोरों पर सांड के चित्र मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो खेती के काम के लिए, सामान ढोने के लिए, भारी भारी जो सामान होते थे उसे ले जाने के लिए, खेत के काम के लिए बैलों का भी प्रयोग करते थे। सिंचाई के साधन। अफगानिस्तान के सोरतुघई में नहरों के अवशेष मिले, साथ ही धोलावीरा जैसे स्थानों पर जलाशयों का उपयोग खेती के लिए पानी जमा करने के लिए किया जाता था। उनके सिंचाई के साधन थे ये सब।
अनाज का भंडारण। फसल की पैदावार इतनी अच्छी होती थी कि उसे सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े अनाजघर बनाए जाते थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर अनाज का इस्तेमाल किया जा सके। ये लोग क्या करते थे, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े अनाज का घर बनाते थे जिससे वह वहाँ पे सुरक्षित रह सके और इन्हें जब उनकी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से ये लोग उसका प्रयोग कर सके। नेक्स्ट हमारा पशुपालन। प्रमुख पालतू जानवर। हड़प्पावासी जो थे मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों को पालते थे। इन जानवरों का उपयोग करके वे दूध, मांस और ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता था। वे इन सबको पालते थे, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवर को पालते थे। उसके बाद इनका उपयोग करते थे दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए। बैलों का महत्व। खेती में हल चलाने और भारी सामान ढोने के लिए ये लोग बैलों का भी बहुत प्रयोग करते थे। हड़प्पा की मोहरों पर बने सांड के चित्र हमें महत्व का दर्शाते हैं। कुत्ते और बिल्ली। खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तनों और ईंटों पर कुत्तों और बिल्लियों के पैरों के निशान मिले, जिससे पता चलता है कि इन्हें घरों में पालतू जानवर भी रखते थे। पालतू जानवर में कुत्ते, बिल्लियाँ भी रखा करते थे। नेक्स्ट है हमारी जंगली जानवरों का ज्ञान। बस्तियों के पास विराट जंगली सूअर, हिरन, घड़ियाल जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो जंगली जानवरों से भी परिचित थे और उनका भी शिकार करते थे। हड़प्पावासी जो थे मछली और पक्षियों का भी शिकार करते थे, अपने भोजन में उनका इस्तेमाल करते थे। पुरातात्विक खुदाई में मछली और विभिन्न पक्षियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। इससे संकेत मिलता है कि वह इन्हें भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। घोड़े का रहस्य। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य बहुत कम मिले, लेकिन गुजरात के सरकोटेदा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हड़प्पावासी व्यापार कैसे करते थे। हड़प्पा के लोग दुनिया के सबसे कुशल व्यापारी में से एक थे। उनका व्यापारिक नेटवर्क केवल अपने शहरों तक नहीं सीमित न रहकर विदेशों तक फैला हुआ था। व्यापार में वो लोग बहुत आगे थे। वह अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी व्यापार करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया, जो आधुनिक इराक है, ओमान और अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में इस क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लिए ही उपयोग किया जाता था। आयात की जाने वाली वस्तुओं को कौन से वस्तुएं इंपोर्ट करते थे। तांबा ओमान से मंगाया जाता था। सोना दक्षिणी भारत कर्नाटक से मंगाया जाता था। राजवद मणि, यह कीमती नीला पत्थर अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। इनके व्यापार के साधन क्या कहते थे। जल मार्ग के द्वारा ये व्यापार करते थे। समुद्री व्यापार के लिए जहाज़ों, नावों का उपयोग करते थे। गुजरात के लोथल में मिला गोदीवाड़ा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ये लोग अपना जल मार्ग में के द्वारा नाव, जहाज़ों के द्वारा व्यापार करते थे। थल मार्ग, जमीन पर सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। जमीन पर सामान का आवाजाही के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे और समुद्र में नाव, जहाज़ों का। मोहरे और वाट, सील्स एंड वेट्स, व्यापार में शुद्धता और ईमानदारी के लिए वे पत्थर के बने बाट का उपयोग करते थे और सामान की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोहरों का इस्तेमाल करते थे। शिकार। हड़प्पा के लोग केवल खेती और पशुपालन ही नहीं करते थे, बल्कि वे शिकार के माध्यम से भी अपना जीवन यापन और भोजन का प्रबंधन करते थे। जंगली जानवरों का ज्ञान। बस्तियों की खुदाई में हमें बहरात, जंगली सूअर, हिरन और घड़ियाल जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पावासी इन जानवरों से भलीभांति परिचित थे। भोजन के लिए शिकार। पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिला है कि वह मांस के लिए इन जंगली जानवरों का शिकार करते थे। हिरन और जंगली सूअर का मांस भी आहार का हिस्सा रहता था और सूअर मांस, जंगली जानवरों के सूअर मांस ये सब खाया करते थे। मछली पकड़ना। नदियों के किनारे बसे होने के कारण मछली पकड़ना भी उनके भोजन का एक मुख्य स्रोत था। खुदाई में मछली की हड्डियां और तांबे के बने मछली पकड़ने के कांटे बड़ी संख्या में इन्हें मिले हैं। जब खुदाई हो रही थी तो मछलियों की हड्डियां मिली है, मछली से पकड़ने वाले जो कांटे होते हैं वो मिले। इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पावासी जो थे मछली का बहुत बड़ा प्रयोग करते थे अपने खाने के लिए। पक्षियों का शिकार। विभिन्न प्रकार के पक्षियों की हड्डियां मिली है, जिससे यह पता चलता है कि वे पक्षियों का भी शिकार करते थे, उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसे मछलियों की हड्डी मिली, ऐसे पक्षियों के भी हड्डी मिले थे, जिससे यह पता चला कि वो लोग पक्षियों को भी खाते थे अपने भोजन के रूप में। नेक्स्ट है हड्डियों का उपयोग। शिकार किए गए जानवरों की हड्डियों और सींगों का उपयोग वह औजार, ताबीज और सजावटी सामान में भी करते थे।
हड़प्पा सभ्यता के लोग खान पान बहुत ही विविध और समृद्ध था। वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। नेक्स्ट है हमारा पुरा स्थल। अब ये पुरा स्थल क्या है? पुरा स्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, मृदवान, इमारतें तथा इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण यहाँ रहने वाले लोग ने अपने लिए किया था, जिन्हें बाद में छोड़कर वह कहीं चले गए। हजारों वर्षों के बाद ये अवशेष जमीन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। हड़प्पा भी ऐसा ही प्रमुख पुरा स्थल है। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बस्ती मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है, एक तो दुर्ग और दूसरा है निचला। अब ये दुर्ग क्या है? हड़प्पा सभ्यता में शहरों का वह हिस्सा जो ऊंचाई पर होता है उसे दुर्ग कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो शहरों के हिस्सा जो ऊंचाई पर बना होता है उसे दुर्ग कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं: ऊंचाई पर स्थित, यह हिस्सा जमीन से ऊंचा था क्योंकि इसे कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। छोटा क्षेत्रफल में था, यह शहर के दूसरे हिस्से निचले शहर की तुलना में क्षेत्रफल में छोटा लेकिन सामरिक और प्रशासनिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। किलेबंदी यानी दीवार, सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग को चारों तरफ से मजबूत दीवार से घेरा गया था। यह घेराबंदी से आम आबादी वाले निचले शहर से अलग करती है। महत्वपूर्ण इमारतें: यह शासक वर्ग या बड़े अधिकारी निवासी करते थे। यहाँ विशाल स्नानागार और अनाज के बड़े गोदाम जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें मिली हैं। सत्ता का केंद्र: माना जाता है कि दुर्ग ही पूरे शहर के शासन, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। ये माना जाता है कि दुर्ग जो था वो पूरे शहर के शासन, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र दुर्ग ही माना जाता है। ये तो था हमारा दुर्ग। अब हम पढ़ते हैं निचला शहर। निचला शहर में क्या है? तो बड़ा क्षेत्रफल, जैसे दुर्ग में छोटा क्षेत्रफल था, इसमें बड़ा क्षेत्रफल रहता है। यह दुर्ग की तुलना में बहुत बड़े इलाकों में फैला हुआ था। वास्तविक क्षेत्र: यहाँ मुख्य रूप से आम नागरिक, व्यापारी और शिल्पकार काम करते हैं और यह शहर का रिहायशी इलाका भी माना जाता है। रिहायशी यानी अमीरों का इलाका माना जाता है। इसमें सड़कें और गलियाँ जो होती हैं नियोजित रहती है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पे काटती है 90 डिग्री पर काटते हैं, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। मजबूत दीवारें, किलेबंदी: दुर्ग की तरह निचले शहर के कई हिस्सों को भी दीवारों से घेरा गया था ताकि बाहरी खतरों से सुरक्षा मिल सके। उन्नत जल निकासी प्रणाली: यहाँ की सबसे खास बात इसकी नालियाँ थी। हर घर की नाली की बड़ी नाली से जुड़ी होती थी, जो सफाई का बेहतरीन तरीका है। यहाँ की जो नालियाँ होती थी वो हर घर की नालियाँ, जो एक बाहर गली में नालियाँ होती है रोड पे, वो बड़ी नाली से जुड़ी रहती थी, जिससे नालियाँ हमेशा साफ रहती थी। पक्की ईंटों के घर: यहाँ के घर पक्की ईंटों से बने होते थे, जिनमें कई घर तो 2 मंजिला भी थी और लगभग हर घर में अपना आंगन और स्नानघर होता था। यहाँ के जो घर होते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। कई घर 2 मंजिला भी मिली है। हर घर में अपना एक आंगन होता था, स्नानघर होता ही था। तो ये था हमारा निचला और दुर्ग शहर। इन दोनों के में अंतर आता है पेपर में कि दुर्ग और निचला शहर में अंतर स्पष्ट करो, तो अच्छे से आप इसे पढ़ लेना। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? नियोजित जल निकासी: शहर में जल निकासी का जाल बिछा हुआ था। सड़कों और नलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। नालियों का निर्माण: सबसे पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई और फिर उनके अगल बगल आवास घर बनाए गए। पहले क्या किया? नालियों के साथ एक एक गलियां बनाई गई और फिर अगल बगल घर बनाए गए। घरों का जुड़ाव: प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली के साथ सटी होती थी ताकि गंदा पानी गली की नालियों में ना जा सके घर का जुड़ाव कैसा रहता था? प्रत्येक दीवार गली की एक साथ सटी होती थी ताकि घर का गंदा पानी गलियों की नालियों में ना जा सके। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। इसमें नालियाँ पक्की ईंटों, चूने और जिप्सम से बनाई जाती थी ताकि पानी का रिसाव ना हो। ढकी हुई नालियाँ: स्वास्थ्य और सफाई का ध्यान रखते हुए नालियों को ईंटों और पत्थरों की पट्टियों से ढका भी जाता था ताकि साफ सुथरा रहे, बदबू ना आए। अब यहाँ की सफाई की व्यवस्था कैसी थी? तो नालियों के बीच में मेन होल सफाई के लिए गड्ढे छोड़े गए थे, जिन्हें समय समय पर हटाकर कचरे की सफाई की जाती थी। ढलान वाली नालियाँ रहती थी। नालियों को इस तरह बनाया जाता था कि उनमें हल्का सा ढलान हो, जिससे पानी बिना रुके आसानी से बह जाए। अब हड़प्पा सभ्यता में गृह स्थापत्य कला:
हड़प्पा सभ्यता के घर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। वहाँ पे जो घर बनाए जाते थे अच्छे से योजना बना के तब बनाए जाते थे। हर घर का केंद्र एक आंगन होता था। हर घर में एक बीच में आंगन होता ही था, जहाँ परिवार के लोग इकट्ठा होते थे, जिसमें परिवार के लोग इकट्ठा होते थे, बात करते थे, मिलते थे। घरों में प्राइवेसी का इतना ध्यान रखा जाता था। घर वहाँ पे तब भी घरों में सबकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता था। बाहर से कोई भी सीधे घर के अंदर नहीं आ सकता था। कोई भी किसी को भी आना तो बाहर से सीधा घर के अंदर नहीं आ जा सकता था। हर घर में अपना एक स्नानघर और कुआं होता था। घर का गंदा पानी निकलने के लिए नालियों का बेहतरीन इंतजाम था। ईंटों की सीढ़ियाँ यह बताती है कि उस समय के लोग 2 मंजिला मकान भी रहते थे। तो इस ईंटों की सीढ़ियों से पता चलता है कि वह लोग 2 मंजिल मकान भी बना के रहते थे। अब हमारा है शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या है? चनहुद्रो। यह एक बहुत ही छोटी बस्ती थी जो पूरे शहर को शिल्प कार्य के लिए मशहूर थी। पूरी तरह से शिल्प कार्य के लिए मशहूर थी। यहाँ मनके बनाना, शंख की कटाई, मोहरे बनाने का भी काम होता था। नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों जगह समुद्र के किनारे थे, इसलिए यहाँ शंख से बनी चीज़ें जैसे चूड़ियाँ, पच्ची गाड़ी का सामान बनाया जाता था। नेक्स्ट हमारे मनके बनाना। हड़प्पा के लोग बहुत ही सुंदर मनके बनाते थे। सामान व कार्नलिया, जैस्पर, स्फटिक, कार्बोज, तांबा, कांसा, सोना, शंख, मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। बनावट मनकों को कई आकार दिए जाते थे, जैसे गोल, बेलन जैसा, ढोलक जैसा, और इन पर सुंदर चित्रकारी भी की जाती थी। इनमें अब आता है तकनीक। पत्थर को पहले कूटा जाता था, फिर इसे तराश कर पॉलिश करके मनका तैयार होता था। अंत में छेद किया जाता था ताकि इन्हें धागे से पिरोया जा सके। ऐसे छेद करने वाले उपकरण चनहुद्रो, लोथल और धोलावीरा में मिले हैं। इसकी पहचान कैसे होती है? इतिहासकारों को कैसे पता चला कि कहाँ बनता है? जहाँ सामान बनाया जाता था वहाँ कच्चा माल जैसे पत्थर के टुकड़े, अधूरे बने सामान और कूड़ा करवट मिलता है। यह कूड़ा की सबसे बढ़िया सबूत है कि इस जगह पर कोई फैक्ट्री या वर्कशॉप थी। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का अंत का सबसे मुख्य कारण है सिंधु नदी में जो बाढ़ आ गई। सिंधु नदी का जो मार्ग है, एक जगह जिस दिशा में आता है उस दिशा में ना आकर दूसरी जगह में जाना, उसका मार्ग बदलना, भूकंप के कारण, भूकंप आने के कारण, जलवायु परिवर्तन होने के कारण, आर्य साम्राज्य के जो लोग थे उनके आक्रमण के कारण और वनों की कटाई के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेना। हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यता क्या क्या है। मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे। खुदाई में मिट्टी की बहुत सारी स्त्री मूर्तियाँ मिली है, जिससे पता चलता है कि ये लोग धरती की देवी या मातृ देवी पूजते थे। पशुपति शिव। एक मोहर पर एक योगी तस्वीर मिली है जिससे चारों तरफ जानवर हैं, इससे भगवान शिव की शुरुआती रूप माना जाता है। पेड़ और पशुओं की पूजा। वे प्रकृति के प्रेमी भी थे, वे प्रकृति के भी प्रेमी थे। वे पीपल के पेड़, कुंवर वाले स्थान की विशेष रूप से पूजा करते थे। पवित्र स्नान। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर बताता है कि वे खास मौक़ों पर पवित्र नदी, तालाब में नहाने को धर्म से जोड़ते थे। भूत प्रेत में विश्वास। खुदाई में बहुत सारे ताबीर मिले हैं, इससे पता चलता है कि वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए जादू टोने में भी विश्वास रखते थे। अब देखते हैं हड़प्पा की रहस्यमय लिपि। हड़प्पा की जो लिपि थी वह रहस्यमय थी। कैसी थी? तो चित्रमय लिपि थी। हड़प्पा की लिपि चित्रमय थी। इनकी लिपि चित्रों और प्रतीकों के रूप में थी, जिसे लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। अनबूझी लिपि। इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि को कोई पढ़ नहीं सकता, इस लिपि में ऐसी भाषाएं लिखी है, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। लिखने का तरीका। लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो यहाँ पे आज हमारा अपना चैप्टर ये हिस्ट्री का ख़त्म होता है। यही था आज का हमारा चैप्टर ईंट मनके तथा अस्थियाँ, जो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है ये चैप्टर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।